नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं 20वीं सदी के महत्वपूर्ण कवि उमाशंकर जोशी और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। उमाशंकर जोशी की 2 कविताएं पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं। पहली कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत, दूसरी कविता है बगुलों के पंख। ये दोनों कविताएं एनसीईआरटी की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर वीरपाल सिंह। डॉक्टर वीरपाल सिंह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण की दुनिया में उनका विशिष्ट नाम है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम आधुनिक भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण कवि उमाशंकर जोशी और उनकी कविता पर बातचीत करेंगे। उमाशंकर जोशी की इन गुजराती कविताओं का हिंदी में अनुवाद प्रसिद्ध कवि भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी ने किया है। जोशी जी जन सामान्य और प्रकृति को अपनी कविता में सहज ही ले जाते हैं और बोलचाल की भाषा में कविता रच देते हैं। इन कविताओं पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, इन कविताओं पर हम बातचीत करें इससे पहले अच्छा हो कि जोशी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, इससे कविताओं को समझने में मदद मिलेगी। जी, उमाशंकर जोशी का पूरा नाम उमाशंकर जेठालाल जोशी है। उमाशंकर जोशी जी की शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में पूरी हुई। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत और गुजराती दोनों में एमए किया। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में नौकरी प्रारंभ की। उमाशंकर जोशी जी साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इन पर गांधी जी का भी प्रभाव रहा है? जी, इन्होंने गांधी जी के प्रभाव में आकर अपनी शिक्षा छोड़ दी। अच्छा। और इसके बाद ये राजनीति में सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन में ये जेल भी गए। यरबदा साबरमती जेल में गए और जेल में रहते हुए ही इन्होंने विश्व शांति अपनी कृति रची, जो कि 6 भागों में। विश्व शांति से इनको प्रसिद्धि मिली। इसके बाद पुनः ये राजनीति में सक्रिय हुए और फिर जेल चले गए। फिर जेल से निकले, काका कालेलकर के संपर्क में आए और काका कालेलकर ने फिर इनको लेखन कर्म की ओर मोड़ा। इसके बाद इन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। उमाशंकर जोशी जी को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद
इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यहीं तक नहीं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी आप रहे। इसके बाद आप गुजरात विद्यापीठ के कुलपति भी नियुक्त हुए और राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। साथ ही साथ 1989 में शांति निकेतन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय बनाया था, उसके भी ये कुलपति रहे। उमाशंकर जोशी जी गुजराती कविता में प्रकृति को करीब लाने के लिए जाने जाते हैं और सरल और सहज भाषा में, छोटे छोटे भावों में, और कविता ही सिर्फ नहीं इन्होंने की, इनके नाटक, इनके उपन्यास, कहानी, एकांकी के साथ साथ 1947 से संस्कृति पत्रिका का लगातार संपादन भी करते रहे। इनकी मृत्यु कब हुई डॉक्टर साहब? इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1988 को हुई। अच्छा जी। और उमाशंकर जोशी जी ने अनुवाद कार्य भी किया। अच्छा। इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल और भवभूत के ही साथ ईशावास्योपनिषद का भी गुजराती भाषा में जी, उसका भी इन्होंने अनुवाद किया। जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब हम पाठ्यक्रम में जो कविताएं लगी हुई हैं जी, उसमें पहली कविता है छोटा मेरा खेत। जी। मैं इसका वाचन करूंगा, जी। आप उसके बाद इसकी व्याख्या करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निश्चेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। जी। अब इसकी व्याख्या करें हमारे विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर होगा। जी। छोटा मेरा खेत शीर्षक से ही जी आप यह जान सकते हैं कि कवि में, रचनाकार में इतना विनम्रता का भाव है। किसी ने कहा है कि जो मध्यकालीन कविता के भावबोध को नहीं समझता है वह आधुनिक कविता के भी भावबोध को नहीं समझ सकता। विनम्रता, हमारे सारे कवियों ने कहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। छोटा, अपने को छोटा, यानी उनकी जो रचना है उसको बहुत बड़ी रचना नहीं कह रहे। तत्कालीन समय में जो रचनाकार रचना कर रहे थे उसमें अपने को सबसे पहले तो छोटा आंक रहे। शीर्षक बहुत कुछ कह देता है। और मेरा खेत, जिस तरह से प्रेमचंद के लिए कहा जाता है कि वो कलम के सिपाही थे, ये कलम के किसान के रूप में इन्होंने रखा है। और छोटा मेरा खेत, ये छोटा मेरा खेत चौकोना, चौकोना जो कागज का आकार है, पन्ना है, उसको उन्होंने खेत का आकार दे दिया। हाँ, एक रूपक बांधा है। रूपक बांधा है। पूरी कविता ये रूपकों से शुरुआत होती है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहां बोया गया। यानी अंधड़ जो था ना जी, ये अंधड़ आंधी में जो कई बार बीज आते हैं और कहीं कहीं जहाँ भी वो जमीन में गिरते हैं, गीली जमीन में, जो बीज से वृक्ष बनने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं कि नमी होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए, वायु। हाँ, तो रूपक है खेत का, तो रूपक है। जैसे कोई एक बीज आया, बरगद बन गया। हाँ। किसान भी बीज बोता है। हाँ। उसी तरह रचनाकार भी अंधड़ बेसिकली जो है वो विचार की आंधी, विचार की, कल्पना की, जिससे कविता बनती है। जी जी, कल्पना तो आगे का काम है जी। तो वो बीज जब है, आंधी जो आई, कोई अंधड़ कहीं से आया, कहीं से भी, रचनाकार में कहीं से भी विचार आता। आगे वो कहते हैं क्षण का बीज वहां बोया गया। क्षण की बात, एक क्षण में कोई बात, कोई दृश्य आता है कवि के मन में, और वो फिर उस कागज की जो उसकी जमीन है, कागज की जमीन में वो रचनाकार रचना बनाता है। जैसे बीज जमीन में तो भाव जो है मन में, और मन से फिर विचार कागज पे आते हैं। तो क्षण का बीज, क्षण
आपको पता होगा अज्ञेय क्षण के विलक्षण कवि है। इतना अद्भुत क्षण का प्रयोग जो है आधुनिक कविता में किसी ने नहीं किया है। और एक सूत्र किसी भी रचनाकार की, महान रचनाकार हो या छोटी भावभूमि की रचना हो, क्षण एक ही होता है। उसके बाद कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जैसे खेत में बीज पड़ा तो रसायन यानी खाद, कंपोस्ट खाद किसान लगाता है, फसल और लहराती है। जी जी तो जी। कभी कल्पना का रसायन लगा, अच्छा, वो कह कल्पना रहा- को रसायन बना दिया, रसायन बना, उर्वरक बना दिया, उर्वरक जिससे- बना दिया। हाँ, खाद कल्पना, जिससे कि कल्पना, जी कल्पना खाद है। जैसे आप देखिए ना, प्रसाद भीषण कल्पना के कवि हाँ, थे। बिल्कुल। बिना कल्पना के रचना तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो कल्पना के रसायनों को पी उसने अपने अंदर पिया, बीज गल गया निश्चय। जैसे जमीन में बीज तो गल जाता है, उसी तरह कवि विगलित हो जाता है, निशेष उसका भाव नहीं रहता, लेकिन रचना जो है वो कवि को जीवित रखती है। यानी जैसे फल, फल से फिर वृक्ष, वृक्ष फिर एक निरंतर परंपरा, एक रचना दूसरी रचना से, दूसरी रचना से तीसरी रचना से साहित्य प्रभावज होता है। वो बता रहे हैं पल्लव शब्द के अंकुर फूटे, और जब शब्द यानी कागज में जो जैसे किसान बीज बोता तो शब्द से फिर अंकुर फूटेंगे। जैसे बीज से क्या बनेगा, वृक्ष या फसल बनेगी, अन्न उससे पैदा होगा। तो उससे शब्द से क्या बनेगा, शब्द से बनेगा जी क्या बनेगा सर, वृक्ष, वृक्ष बनेगा। जिस तरह वहां बनेगा, वहां पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव कहते हैं नए नए पत्ते, कोपल, कोपल, बिल्कुल कोपल भी कहा जाता है कविता, लेकिन पल्लव, पल्लव छायावाद का बहुत प्रिय शब्द है जी। हाँ, छायावाद के पंत का इस कविता में बहुत प्रभाव है। प्रकृति को लेकर बहुत बड़े छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ, नमित कहते झुका हुआ। जब किसी वृक्ष में फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, तो नमित का वही नमित हुआ विशेष। और वो जैसे जो वृक्ष है वो विशेष उसका हो जाता है भाव, उसका रूपक, उसका रूप, उसका दर्शन विशेष हो जाता है उसका। उसी तरह रचना भी विशेष आकार प्राप्त कर लेती है तब जब उस शब्द से कोई महान भाव निकलता है, अभिव्यक्ति होती है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की कटाई अनन्यता की, अनंतता की। जी 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 जी। झूमने लगे फल, अब उसकी जो एक बार भाव यदि आ गया जी, और शब्द में वो पिरो गया तो अभिव्यक्ति फिर उस कागज पर, जैसे किसान खेती में फसल लहरा जाती तो उसका विचार जो भी रचनाकार देना चाहता है रचना में, फिर ऊंची का झूमने लगे फल रस अलौकिक, ऐसा रस जिसका आनंद अलौकिक, मतलब इस लोक में कभी तो समाप्त हो जाएगा। जैसे बीज तो सड़ गया, फिर रचना कभी तो अपनी नियत समय के बाद समाप्त हो जाए, लेकिन रचना जो है बराबर रहेगी। अमृत धाराएं फूटती, अमृत धाराओं से मतलब है, अमृत का मतलब होता है उसके पान करने के बाद आदमी मरता नहीं। यहाँ उसका मतलब है कि रचना अमर है, कभी नहीं है अमर, लेकिन रचनाकार बिल्कुल भले अमर ना हो लेकिन रचना उसकी अमर है, यानी कालजयी रचना। रोपाई क्षण की, एक क्षण में किसी रचना की बात याद आई। कटाई अनंतता की, फसल एक बार हुई समाप्त हो गई, लेकिन जो रचना की फसल है वो समाप्त नहीं होती है। अन्न तो एक बार पैदा हुआ, फसल समाप्त है, रचना तो कालातीत है, कालजयी है। सदियों सदियों हम कालिदास भवभूत तुलसी को पढ़ते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे। लुटते रहने से जरा भी नहीं होती कम, यानी फसल लूट ली जा सकती है, उसकी चोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान वो तो रहेगा, साहित्य रहेगा, वो नहीं समाप्त होगा। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, अक्षय जिसका क्षरण ना हो, वो लगातार जारी रहेगा, लगातार उसका भाव समाज में, जन समाज में विद्यमान रहेगा। छोटा मेरा खेत चौकोना, ये जो कागज का है, इस कागज को कवि उमाशंकर जोशी खेत का रूपक बना के बताते हैं कि जैसे किसान खेत में खेती करता, वैसे ही रचनाकार इस कागज पे एक रचना की सृष्टि। वाह, बहुत अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की। अब हम दूसरी कविता की ओर बढ़ते हैं। जी,
उसका शीर्षक है बगुलों के पंख। जी, ये पूरी कविता जैसे छोटा मेरा खेत रूपकों में चलती थी और रूपक अलंकार इसका प्रिय था, यह कविता बिंबों से चलती है। दूसरी कविता हाँ जी, कविता का शीर्षक है बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। डॉक्टर साहब, इसकी आप थोड़ी व्याख्या हमारे विद्यार्थियों के लिए कर दें। जी, ये पूरी कविता एक दृश्य कविता है जी। और कवि के लिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सामान्य मनुष्य भी देखते रहते हैं, लेकिन कवि का देखना विशेष प्रकार का होता है। उसने आसमान में जी बगुलों को जाते हुए देखा, उड़ते हुए जा रहे हैं, और वो दृश्य कवि के मस्तिष्क से आँखों से होते हुए हृदय में आया और हृदय से मस्तिष्क में बैठ गया। उस दृश्य का बहुत सुंदर भाव इस कविता में भी पहले की कविता की तरह प्रकृति जो है पूरी तरह हावी है, और बिंबों का भरपूर प्रयोग किया गया है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, आँख और पाँख का सुंदर संयोजन इस कविता में है। जी। नभ माने आकाश में एक पाँच से, आपने देखा होगा बगुले जब भी उड़ते हैं तो एक साथ, हाँ, ये प्रकृति प्रदत्त उनमें ऐसा गुण है कि वो एक साथ ही उड़ते हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। हाँ। अब उस दृश्य को देखा तो उनको लगा कि मैंने तो दृश्य देख लिया, लेकिन आंखें मेरी वो ले गए। आंखों से आंखों का चुराना। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादल काले हैं और उनकी जो छाया है, नभ माने आकाश में जी। उसमें ये सफेद रंग के उड़ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, अब इसमें मानवीकरण कर दिया है। अच्छा। बालवों किनका? बादलों का। बादलों। ये कहा कि जैसे ये बादलों की काया, बादल काले हैं लेकिन बादल सफेद भी होते हैं, और आसमान में बगुलों की तरह वो बादल भी चल रहे हैं और बगुले भी जा रहे हैं। तैरती सांझ, सांझ का रूपक, सांझ मतलब शाम जी। शाम भी, सांझ कैसी होती है? काली। जब शाम होती है तो फिर सतेज श्वेत काया, अब उसमें सफेद ये बगलों की काया। हौले 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 मतलब धीरे धीरे जी। जाती मुझे बांध निज माया से, अब माया उसको, उस दृश्य को कहते माया, इस दृश्य ने बांध लिया। जैसे उर्मे माखन चोर अड़े, पुराने हमारे मध्यकालीन कवियों ने कहा है कि वो सूरज जो है प्रभु की, रामचंद्र घुटरन चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये दृश्य है। दृश्य विधान की कविताएं होती भी रही हैं जी। तो आधुनिक समय में कैसा बिंब खिंचा है, उसे कोई तनिक रोक रखो। पंत भी कहते हैं, छोड़ प्रकृति से भी मोह माया बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यानी वो दृश्य जो है वो बिल्कुल कवि के अंतर मन में फिट हो गया। अब वो निकल नहीं रहा है, अब उसकी माया, उसको माया की संज्ञा दी है। ये सकारात्मक है, यहाँ नकारात्मक प्रयोग नहीं है। मध्यकाल में माया का नकारात्मक प्रयोग। उसे कोई तनिक रोक, थोड़ा तनिक उसको रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। कवि कहता है कि उस दृश्य ने मेरी आंखें ही चुरा ली। वो जो सफेद बगुले जा रहे हैं, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। नभ मतलब आकाश में जो पंक्तियां हैं, बंधी बगुलों की पांखें, यानी ये पांखें दो आंखों, इनका कमाल उस कवि ने दिखाया है। इस रचना का जो महत्व है वो ये भी है कि कवि क्या नहीं देखता, और कवि ने जो देखा है उसका देखना अमर हो गया जी। और जनसामान्य का देखना इसीलिए विशेष नहीं होता है कि कवि जब देखता है तब उसको पूरे संसार का देखना हम मान सकते हैं। वाह,
बहुत अच्छी व्याख्या। पर डॉक्टर साहब मेरी एक जिज्ञासा है कि उसने कहा कि हौले हौले जाति मुझे बांध निज माया से, तो माया को आपने कहा, क्या हम इसे एक आकर्षण भी कह सकते हैं उसका, उस दृश्य का? माया जो है वो आकर्षण में बांधती है ना? जी 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 जी। तो ये जो दृश्य है वो हमें बांध रहा है, पाठक को बांध रहा है, खिंचाव है, खिंचाव है, आकर्षण है, वो खिंचा चला रहा है। हाँ। और माया का भी काम है कि व्यक्ति ना भी चाहे तो भी उसका आकर्षण ऐसा और कभी उसमें तन्मय है, इसलिए वो चाहता है कि कोई इसे रोक रखे, कोई उस दृश्य को रोक उस रखे। दृश्य को कैसे रोक सकता है? बिल्कुल, वो तो गतिशील चित्र है। हाँ। उनका उड़ना रुक नहीं सकता, लेकिन वो चाहता है रुक जाए। ये उसी तरह की जैसे चांद को कृष्ण कहते थे कि नीचे थाली में ले आओ। हाँ। वो कैसे संभव नहीं है। प्रकृति तो निरंतर जो है गतिशील है, बहुत, उसको आप रोक नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरी छोटी सी जिज्ञासा और है कि इन कविताओं के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि ये बताना चाहता है कि उस आम जीवन में भी, सामान्य लोगों पर भी जो सौंदर्य के मन पर पड़ने वाले प्रभाव होते हैं, वो चित्रात्मक और बिंबात्मक, उनको सरल भाषा में कैसे स्थायी रूप में अभिव्यक्त किया। माने प्रकृति में रमना, ये प्रकृति में रमना जो है वो कैसे हृदय को बांध लेता है ना? और वो कहना चाहता है कि जैसे किसान खेती करता है, वैसे मैं भी कवि होकर खेती कर रहा हूँ, मैं कागज पर खेती कर रहा हूँ, है ना? तो किसान भी प्रकृति में रमता है। तो ये एक तरह से प्रकृति के रमने को। उमा शंकर जोशी जी गुजराती कविता के सबसे सशक्त कवि हैं, जो प्रकृति चित्रण के लिए ही जाने जाते हैं। वाह। और उनका प्रकृति चित्रण भारतीय साहित्य में अमूल्य धरोहर है। वहाँ भी चित्र जो है, पहली कविता में छोटा मेरा खेत, वहाँ भी किसान है, और यहाँ भी एक जो है प्रकृति का दृश्य है जिसमें बादल हैं, बगुले हैं, और कवि स्वयं है, और कवि अपने को जोड़ रहा है। बहुत सुंदर, आपने इन दोनों कविताओं की बहुत अच्छी व्याख्या की, और इससे कविता का मर्म उद्घाटित हो जाता है। इससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चय ही बहुत लाभ हुआ होगा। आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी सुंदर आपने इन कविताओं की व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथियों, अभी डॉक्टर बीरपाल सिंह ने कवि उमा शंकर जोशी और उनकी कविताओं से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।